हेलो प्यारे बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, जिसका नाम था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो से अधिक चीजों के मिलने पर बनता है। अब जिन सॉल्यूशंस के बारे में हमको स्टडी करना है या जिन सॉल्यूशंस के बारे में हमको पढ़ना है, वो सॉल्यूशन दो ही कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। एक होता है जो अमाउंट में ज्यादा होता है और एक होता है जो अमाउंट में कम होता है। वो सब्सटेंस जो अमाउंट में ज्यादा होता है प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि ए से इसको रिप्रेजेंट, यानी यदि मुझे बताना होगा कि जो चीज मैंने दी है वो सॉल्वेंट है, तो कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा कि वो ए है। कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताऊंगा प्यारे बच्चों कि वो जो चीज आपको मैंने दी है ना, वो क्या है? वो ए है। क्या है? ए है। अगर दिए गए चीज का अमाउंट कम है तो उसे सॉल्यूट कहते हैं और उसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक सवाल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है प्यारे बच्चों, कि पूछता है कि बताओ कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो ये बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या? ये बताने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों? आप जानते हो कि अरे सर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है परसेंटेज मेथड, जिसके अंदर आपको तीन बातें बताई गई थी बच्चों। परसेंटेज बाय मास, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंटेज बाय वॉल्यूम यानी वी बाय वी, और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। आपको बताया गया था कि आपको इसके अंदर दो बातें विशेष करके ध्यान रखनी है। ये तीनों ही कंसंट्रेशन टर्म्स, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, इन तीनों में ही आपको दो बातें विशेष कर याद रखनी थी प्यारे बच्चों। जिसमें पहली बात ये थी कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई पहले क्या, अरे भाई बच्चों, प्यारे बच्चों, दो बातें आपको विशेषकर ध्यान रखनी है कि पहले क्या और बाद में क्या। पहले मास है, बाद में वॉल्यूम, बाद में भी मास है। पहले वॉल्यूम है, बाद में भी वॉल्यूम है। पहले मास है, बाद में भी नहीं मास है, बाद में वॉल्यूम है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी थी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी थी कि पहले आता था इसमें सॉल्यूट। प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, मेरे और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों, पहले आता था सॉल्यूट और बाद में आता था सॉल्यूशन। पहले आता था सॉल्यूट, बाद में आता था सॉल्यूशन। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसी के अंदर
मिस्टेक कर देते हैं कई बार। छोटी सी बात है, कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर ये क्या बता रहे हो। तो बेटा ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इतनी छोटी सी बात पे भी मिस्टेक करके चले आते हैं और नंबर पा जाते हैं -1। अब क्या करे एग्जामिनर भी, उसको भी तो, वो भी, उसके पास भी जो है दिल है, तो उसे भी थोड़ी दया आ जाती है। तो वो कहता है ले बेटा नंबर तो मैं तुझे दूंगा, कितना, इतना, -1। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों कि पहले आता है सॉल्यूट और बाद में आता है सॉल्यूशन, ना कि सॉल्वेंट। क्या तुम समझ गए प्यारे बच्चों? आवाज नहीं आई? हाँ सर समझ गए, आगे पढ़ाओ। तो चलो आगे बताता हूं आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया था, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? इसके बाद मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मोलैरिटी। मोलैरिटी पढ़ाने से पहले शायद मैंने नंबर ऑफ मोल निकालना सिखाए थे। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। n बराबर W अपॉन n, n बराबर W अपॉन में m। W होता है गिवन मास जो सवाल के अंदर दिया हुआ होता है, m होता है मोलर मास जिसे निकालना हमें आता है। हमें तो नहीं आता है सर, तुम्हें आता है बेटा, 11th में पढ़ाया गया था, यहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है n अपॉन में Na। Na सर वही क्या, एवोगैड्रो नंबर क्या? जी हाँ, n होता है गिवन नंबर और अपॉन में जो Na होता है वो होता है आपका एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, यही होता है आपका क्या प्यारे बच्चों? एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। इसके बाद आपको बताया गया था तीसरा फॉर्मूला V अपॉन 22.4 लीटर्स, जहां पे V होता है गिवन वॉल्यूम, जहां पे V होता है गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स, जहां पे V होता है आपका क्या, गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स। समझ गए प्यारे बच्चों? इसके बाद मैंने आपको बताया था मोलैरिटी। हाँ सर, इसके बाद तो आपने हमें मोलैरिटी बताया था। मोलैरिटी बताया था तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसे लिखा जाता है लीटर्स में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ, यानी कि WB अपॉन में MB इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1000 से। अगर ml में दिया हुआ है प्यारे बच्चों तो ऊपर मल्टीप्लाई करना मत बोलना 1000 से। यही फॉर्मूला होता है तुम्हारा किसका, मोलैरिटी का। और मोलैरिटी की यूनिट होती है मोलर। ओलर, मोलर, कौन सा ओलर? इट इज मोलर। मोलैरिटी पढ़ा दिया। मोलैरिटी पढ़ाने के बाद मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? चलो कोई बात नहीं, मोलैरिटी पढ़ाया मैंने, मोलालिटी भी पढ़ाया और तुम्हें बताया कि मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सही पकड़े हो बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिखोगे WB अपॉन MB मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो इसे धीरे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, यानी WB अपॉन MB मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दिया हुआ है
अगर ग्राम में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1000 से। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आओ आगे बढ़े। बच्चों मैंने एक, चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको बोला जाता है काई, और काई का मतलब होता है काई का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। अगर पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन तुमसे पूछा गया है तुम कहो उसके मोल और डिवाइड कर दो टोटल मोल से, क्या ही बात हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तुम्हारा ए का। अगर तुमसे पूछा है बताओ मोल फ्रैक्शन बी का, किसका? बी का, सॉरी बी का। अगर तुमसे पूछा है बताओ मोल फ्रैक्शन बी का, तो तुम कहोगे बी के मोल डिवाइड कर दो टोटल मोल से, क्या बात है, बी का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसके बाद बताया था कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all components, sum of mole fraction of all components will be equal to 1। प्यारे बच्चों, sum of mole fraction of all components of solution will be equal to 1। देन आखिरी में तुम्हें मैंने इतनी सी बात बताई थी कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होगा, जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होगा वही तुम्हारा मोल का रेशो होगा। बताई थी कि नहीं बताई थी? नहीं बताई थी सर। बेटा कॉपी को खोलो, पन्ने को पलटो और देखो, बताई गई थी। चलिए ठीक है, मान लेते हैं सर बताई गई थी। मानना क्या है, जब बताई गई थी तो मतलब बताई गई थी, तुम नहीं मानोगे तो क्या नहीं बताई गई थी क्या? जो बोल दिया वो बोल दिया बेटा, बताई गई थी तुम्हें। कॉपी खोलो, उसको पन्ने को पलटो, देखो आगे बढ़ो। पढ़ के तो तुम आते नहीं हो, तुम्हें डेली कहता हूँ, हर क्लास में समझाता हूँ कि जो पढ़ाया जाता है पिछला पढ़ के आना होता है। हर क्लास का जो बेस होता है वो कहीं ना कहीं पिछली क्लास में बता दिया जाता है। हर क्लास का जो बेस होता है उसे कहीं ना कहीं पिछली क्लास में बता दिया जाता है प्यारे बच्चों। तो अगर तुम पढ़ के नहीं आओगे, अगर तुम पढ़ के नहीं आओगे पिछली क्लास का, तो तुम ये मान लो कि तुम्हें अगली क्लास में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मैं पढ़ाता ही ऐसे हूं कि तुम कहोगे अरे सर, हर अगली क्लास में पहले 10-15 मिनट तो आप पुराना ही पढ़ाते हो। तो वो मेरी खासियत है और मैं पढ़ाता हूं और मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन बेटा पिछली क्लास का पढ़ के आया करो, तब अगली क्लास में ना देखो मेरे से पढ़ोगे और मजा आएगा। अगर पिछली क्लास का पढ़ के आओगे और इस क्लास को अटेंड करोगे अगली क्लास को, तो यू विल से सर पढ़ाया तो आपने पूरा ही पढ़ा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, आपको बताया था इसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में। मैंने कहा था इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, W अपॉन में E, N इंटू में V, N इंटू में V, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके कहीं ना कहीं 3 फॉर्मूले होते हैं, W अपॉन में E, N इंटू में V, N इंटू में V।
गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, गिवन मास जो सवाल के अंदर दिया हुआ होता है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। याद है प्यारे बच्चों? इक्विवेलेंट मास का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, अभी याद कर लो। देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का सिग्निफिकेंस क्या है सर, एक बार ना और बता दो। बेटा तुम्हें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैं इसे पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। बट मैं एक बहुत ही ज्यादा ऐसा बच्चा हूं जिसे जानना है। कोई बात नहीं, आप हमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाओगे ना, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, इस चैप्टर में भी मैं जानना चाहता हूँ। तो ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, सुन बेटा मेरे प्यारे बच्चे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट होता है, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है एक लॉ में। किसमें? किसमें? एक लॉ में, और उस लॉ का नाम है उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये लॉ क्या कहता था सर? ये लॉ कहता था कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, सोना नहीं है, सोना नहीं है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और तुम्हारा सी और डी बना रहे हैं। ए और बी आपस में कर रहे हैं रिएक्ट और बना रहे हैं तुम्हारा सी। सी क्या बना रहे हैं? बना रहे हैं तुम्हारा सी, बना रहे हैं सी और साथ में डी भी। नाउ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट, इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट, ये बराबर होगा ईबी के। रिएक्ट, ठीक है, यही देखो मेरे लिए याद रखना होता है, यही याद रखना होता है। और ये तीन फॉर्मूले याद रखने होते हैं और इसे याद रखना होता है। माइक ऑन है ना? चलो भगवान का शुक्रिया, माइक ऑन है। तो बेटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट react to give equal number of gram equivalent of product। मेरे प्यारे बच्चों, सर ये बात जो है आपने बताई थी हमें याद आ गई है, लेकिन हमें अभी भी थोड़ा डाउट है कि कैसे इस चीज का इस्तेमाल क्वेश्चन के अंदर करना है। तो मेरे बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब इसका जो सॉल्यूशन है देखो वो ये है, ठीक है। इस डाउट का सॉल्यूशन जो है, इस चैप्टर में ही बता पाऊंगा मैं, ठीक है। इस चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर में ही मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के तीन फॉर्मूले आपको बताए गए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के तीन फॉर्मूले आपको बताए गए, W अपॉन में E, N इंटू में V और N इंटू में V। W अपॉन में E,
n इंटू में v और n इंटू में v, यानी नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, या नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई में वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? कहते हैं अगर एसिड दिया हुआ है तो देखो वो एसिड कितने H प्लस देता है, अगर बेस दिया हुआ है तो देखो, ध्यान से देखो कि वो बेस कितने OH माइनस आयन देता है, कहां देता है? पानी के अंदर। अगर सॉल्ट दिया हुआ है तो देखो उसके कैटायन के ऊपर नेट कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यही होता है प्यारे बच्चों वैलेंसी फैक्टर। इसके बाद आपको फास्फोरस के 3 कंपाउंड बताए गए थे, H3PO4, H3PO3, H3PO2। इसके बाद आपको फास्फोरस के 3 कंपाउंड बताए गए थे, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। इसके अंदर वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है? आपको बताया गया था जितने ऑक्सीजन दिए हो उसमें से 1 माइनस कर दो, जितने ऑक्सीजन दिए हो उसमें से 1 माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर। जितने ऑक्सीजन दिए हो उसमें से 1 माइनस कर दो प्यारे बच्चों, आपके पास आ जाएगा क्या? व्हाट विल यू गेट? आपको मिल जाएगा आपका वैलेंसी फैक्टर। जैसे 4 ऑक्सीजन दिए होंगे तो 4 में से 1 कम कर दोगे, 3 हो जाएगा आपका वैलेंसी फैक्टर। अगर 3 ऑक्सीजन दिए होंगे तो 3 में से 1 को कर दोगे कम, 3 में से 1 को कर दोगे कम और 2 हो जाएगा आपका क्या? वैलेंसी फैक्टर। अगर 2 ही ऑक्सीजन दिए होंगे बच्चों तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 इज योर वैलेंसी फैक्टर। क्या बात है सर, मजा ही आ गया। आगे बताओ। इसके बाद आपको कुछ रिलेशंस बताए गए थे, नहीं इसके बाद अभी एक नॉर्मेलिटी है ना, चलो आओ नॉर्मेलिटी भी समझा देता हूं। सब समझाऊंगा बेटा, लास्ट तक आप सभी के साथ बना रहूंगा। जो पढ़ाऊंगा वही आपको आपके एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें दे सकता हूं। बिल्कुल, ये मेरी गारंटी है कि यहाँ पे जो चीजें लिखी होंगी आपका पूरा पेपर उसी में से बनेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बात कर रहा हूँ अभी इस वक्त, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पहले कंप्लीट पढ़ाऊंगा 11th-12th। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो भी चीजें बोर्ड के ऊपर लिख दी गई होंगी बस उसी में से पूरा पेपर आपका डिजाइन होगा। तो क्यों है फिकर, जब मैं हूं इधर तो बस पढ़ मेरे बच्चे, जान लगा दे, जान मत लगा दे, पढ़ आराम से पढ़, मौज से पढ़, मजे से पढ़। नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी दी आपकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट के फॉर्मूले को तुम करोगे एक्सपैंड तो वो आ जाएगा W अपॉन में E। अभी पढ़ा के आ रहा हूं 3 फॉर्मूले, याद कर लो बेटा, वो 3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन तीनों ही फॉर्मूलों को रट लो, याद कर लो, आता है, बहुत ज्यादा आता है। बेसिकली देखो यार, ठीक, फॉर्मूले ही है, फॉर्मूले ही फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं जो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए।
बाकी उसको अप्लाई करना तो मैं यहाँ सिखा ही दूंगा यार। इतनी बार मैं एक एक चीज को बताऊंगा ना, इतनी बार, कई बार आप लोगों को लगता होगा कि सर ये बार बार रिपीट क्यों करते हो। बेटा मैं रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं इतनी बार चीजों को बोल जाता हूँ कि जो सामने बैठा हुआ लड़का होता है उसके दिमाग दिमाग के अंदर सेट हो जाता है, उसके मतलब याद हो जाता है। फिर उसे रात को 3 बजे कोई उठा के भी बोलता है ना कि बताओ नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, तो वो कहता है कि नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू में वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मेलिटी बराबर में मोलैरिटी इंटू में वैलेंसी फैक्टर। ओके, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था W अपॉन में इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बोलो प्यार से, सारे बोलेंगे कि अगर वॉल्यूम ml में दिया हुआ हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर 1000 से। क्या मेरा माइक ऑन है? मेरा माइक ऑन है। अगर हमारा माइक, ये सब कुछ हम सब का है प्यारे बच्चों, तो अगर वॉल्यूम ml में दिया हुआ हो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बहुत ही प्यार से 1000 से। ये था आपका नॉर्मेलिटी। इसके बाद वही ब्यूटीफुल सा एक रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नॉर्मेलिटी बराबर में मोलैरिटी इनटू में वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मेलिटी बराबर में मोलैरिटी इनटू में वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मेलिटी बराबर में मोलैरिटी इनटू में वैलेंसी फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन प्यारे बच्चों होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कहीं ना कहीं इसे एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्यारे बच्चों किसमें? लीटर में। अगर ml में दिया हुआ है, अगर ml में दिया हुआ है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1000 से, 1000 1k से, 1000 से। इसके बाद इसके दो फॉर्मूले होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें याद करने होते हैं। एरो बनाया, नीचे लेकर आया, एरो बनाया, नीचे लेकर आया, एस लगाया, एन लगाया, आई एम सॉरी, ये क्या मैंने बनाया, एस लगाया। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। स्ट्रेंथ बराबर होता है नॉर्मल, चल भाई तू मोलैरिटी वाला ही आजा पहले। स्ट्रेंथ बराबर होता है मोलैरिटी इनटू में मॉलिक्यूलर वेट। स्ट्रेंथ प्यारे बच्चों बराबर होता है मोलैरिटी इनटू में मॉलिक्यूलर वेट, या फिर अगर सवाल के अंदर नॉर्मेलिटी दिया हुआ हो तो नॉर्मेलिटी इनटू में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ होता है मोलैरिटी इनटू में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, या नॉर्मेलिटी इनटू में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला, सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमने एक फॉर्मेलिटी करी थी, फॉर्मेलिटी को पढ़ने की। मेरा बोर्ड, मैं देखो बच्चों बड़ा बोर्ड आने वाला है बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द, जो आपके बोर्ड की समस्या है। अब यार कुछ महान अबुवक मेरे कह रहे हैं, मेरे महान कुछ, मेरे प्यारे बच्चे, कुछ महान कुछ नहीं, सब मेरे प्यारे बच्चे हो आप, कुछ कह रहे हैं कि सर क्यों ना एक स्मार्ट बोर्ड क्लास के अंदर लगाया जाए। तो बेटा ये एक्चुअल में स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा पूरा। स्मार्ट बोर्ड के अंदर चीजें पहले से लिखी हुई होती हैं, पढ़ने में वो मजा नहीं आता है ना। बच्चों का जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो जितना समझ तुम ये व्हाइट बोर्ड पे सकते हो ना प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं स्मार्ट बोर्ड पे, वहां पे स्मार्ट बोर्ड के जरिए वो चीजें लैक हो जाती हैं। तो जो तुम्हें दिया जाएगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया जाएगा, उसके लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहो मेरे बच्चों। इसके बाद फॉर्मेलिटी पढ़ी थी, आपको बताया था कि फॉर्मेलिटी को पढ़ने की हम फॉर्मेलिटी ही करते हैं, फॉर्मेलिटी के ऊपर कोई सवाल बनता नहीं है इन जनरल। इन जनरल क्या, ठीक नहीं पढ़ के जाओ,
मैं कह रहा हूं पढ़ के मत जाओ, आना भी नहीं है उसके ऊपर सवाल। तो फॉर्मेलिटी में अच्छा अंतर क्या था, बस अंतर के ऊपर बात करते हैं। मैंने कहा था मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी एक ही बात होती है, बस मोलैरिटी में आता है मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मेलिटी में आता है आपका क्या, फॉर्मूला वेट। फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक ही बात होती है। बस मोलैरिटी में आता है आपका क्या, मॉलिक्यूलर वेट, और फॉर्मेलिटी में आपका आता है फॉर्मूला वेट। फॉर्मेलिटी में आपका प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों, फॉर्मेलिटी में आपका आता है क्या, फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट क्या होता है, फॉर्मूला वेट क्या होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड नहीं, एसिटिक एसिड कॉमन नेम है। जब भी दो कार्बन का कंपाउंड होता है तो कहते हैं एसिटिक, जब भी दो कार्बन का कंपाउंड होता है तो कहते हैं एसिड, सॉरी एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिड। जैसे दो कार्बन से बना हुआ एसिड है तो इसका नाम रख दिया एसिटिक एसिड। अगर दो कार्बन से बना हुआ एल्डिहाइड होता बच्चों तो इसे क्या देते हैं, एसिड एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। दो कार्बन अगर कंपाउंड के अंदर हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, पढ़ाऊंगा मैं आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि अगर दो कार्बन किसी भी कंपाउंड के अंदर दिया हुआ होता है तो उसके लिए कॉमन वर्ड का यूज किया जाता है, कॉमन टर्म का यूज किया जाता है एसिड। ये IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ IUPAC, नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम। तो बच्चों ये IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूं IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपका आता है कॉमन नेमिंग में, ठीक। तो जब भी दो कार्बन दिखता है तो कैसे कहते हैं, एसिड, एसिड, जैसे दो कार्बन का एसिड है तो कहते हैं एसिटिक एसिड। बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। बच्चों ऑर्गेनिक जो है ना, ऐसे पढ़ाऊंगा तुम कहोगे सर, अरे सर इसका तो एक भी सवाल गलत नहीं हो रहा है हमसे, हम करना चाहते हैं गलत लेकिन हमसे एक भी सवाल गलत नहीं हो रहा है, ऐसा पढ़ा दूंगा। तो जब भी आप ऑर्गेनिक एसिड को बेंजीन के अंदर डालते हो प्यारे बच्चों, इस बात को याद कर लो कि जब भी ऑर्गेनिक एसिड को बेंजीन, ये बेंजीन होता है C6H6, इतना तो छोटे क्लासेस में पढ़ के आए ही होगे, मैं उम्मीद कर सकता हूं इतने जो है नल्ले तो नहीं होगे तुम लोग, तुम्हें पता ना हो कि बेंजीन क्या होता है। ये होता है बेंजीन C6H6, ठीक, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अरे सर ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है भाई, तुझे पता है, तुझे पता है भाई, तुझे पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, बताऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताऊंगा, बातें मत करो तुम लोग, मौका मिलता है बातें करने लग जाते हो। तो एसिटिक एसिड को जब भी हम बेंजीन के अंदर डालते हैं तो ये डाइमर फॉर्मेशन करता है, डाइमर बना लेता है, और वो डाइमर कुछ ऐसा दिखता है प्यारे बच्चों। जब यहां बात करोगे तो तुम कहोगे मॉलिक्यूलर वेट, और जब यहां बात करोगे तो तुम कहोगे फॉर्मूला वेट। जब यहां बात करोगे बिफोर द डाइमराइजेशन, when you talk before the dimerization, then it will called molecular weight। कैमरे के पीछे बार बार जा रहा हूं कैमरा चेक करने के लिए, ठीक, कैमरा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया है कि मैं बोलता रहता हूं, 20-25 मिनट की रिकॉर्डिंग हो जाती है, मतलब 20-25 मिनट लगभग मैं बोल चुका होता हूं, अंदाजा लगा रहा हूं, और वो रिकॉर्डिंग होती नहीं है, डिस्चार्ज हो जाता है सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ बात करेंगे फॉर्मूला वेट, बस यही अंतर होता है तुम्हारा फॉर्मेलिटी में
और फॉर्मेलिटी को पढ़ने के भी क्या करी जाती है, फॉर्मेलिटी को पढ़ने के भी सिर्फ फॉर्मेलिटी ही करी जाती है, फॉर्मेलिटी को पढ़ने की सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी ही करी जाती है। देन इसके बाद बताया था, क्या बताया था, इसके बाद बताया था पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मैंने कहा था कि लिखना W सॉल्यूट, लिखना W सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई कर देना 10 की पावर 6 से। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, ठीक, मिलियन का मतलब होता है बच्चों 10 की पावर 6। तो कहीं ना कहीं पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है W सॉल्यूट, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6 इनटू 10 की पावर 6, ये होता है आपका पीपीएम। इसके बाद आपको क्या पढ़ाया था यार, थोड़ा रिवाइज करके आया करो, ठीक, मैं अपने ही दिमाग पे जोर डालूं हर बार, ये तो जरूरी नहीं है ना, तो रिवाइज करके आया करो प्यारे बच्चों। रिवाइज नहीं करोगे ना, अब किसी दिन मैंने सरप्राइजली पूछ लिया तुम लोगों से और तुम रिवाइज उस वक्त नहीं करके अगर आए होगे तो ये जो स्टार्टिंग में रिवीजन तुम्हें करवाया जाता है ये मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अब शौक वाली बात नहीं है, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें रिवाइज करवाऊं, लेकिन फिर भी तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं कि तुम रिवाइज करके आओ चीजों को, तो बिल्कुल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद आपको पढ़ाया था डाइल्यूशन। इसके बाद बच्चों पढ़ाया था तुम्हें क्या, डाइल्यूशन। मैंने बताया था कि डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना, पानी को ऐड करना, ही तो होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, पानी मिलाना। पानी मिलाने पे मान लो यहाँ वॉल्यूम कुछ V1 है, तो जब पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम कुछ बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अगर सॉल्यूट के n मोल हैं तो यहाँ पे भी सॉल्यूट का n ही मोल होगा। ये तो बहुत प्यारी बात है कि भाई वाटर ऐड करने पर, पानी ऐड करने पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाटर एडिशन डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट in the solution. Why so? Why so? Because water does not react or chemically change the solute. पानी जो है, पानी रे पानी तेरा, पानी जो है, पानी सॉल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, पानी सॉल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करता है प्यारे बच्चों। इसीलिए सॉल्यूट के मोल बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन सेम रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखूं, बताया था कि जब भी मैं कंसंट्रेशन बोलूं तो समझ जाना कि मोलैरिटी की बात हो रही है, और मोलैरिटी तुम्हारा होता है n अपॉन में v, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो जब भी कंसंट्रेशन लिखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक। यहाँ पे जब मैं कंसंट्रेशन लिखूं, अच्छा पानी मिलाया, पहले था वॉल्यूम V1, कुछ पानी ऐड किया, पानी को ऐड करने के बाद वॉल्यूम बढ़ गया, बढ़ के V2 हो गया, तो जो ये V2 होता है ये क्या होता है, ये V2 होता है V1, और जो पानी मिलाया है तो ये होता है V1, साथ में जितना पानी आपने मिलाया है यही होता है आपका क्या, V2। यही होता है आपका क्या प्यारे बच्चों,
मेरे प्यारे झुंझुनों और झुंझुनियों, यही होता है आपका V2। अब कंसंट्रेशन पहले सॉल्यूशन का मैंने लिखा है तो वो हुआ है N अपॉन में V1। अगर मैं दूसरे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लिखूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा N अपॉन में V2। यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा C1V1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां से निकालोगे तो आ जाएगा C2V2। ऑन comparing first and second equation we will get that C1V1 बराबर होता है C2V2 के। जहां पे C होता है कंसंट्रेशन और V होता है वॉल्यूम, तो यहीं से दो प्यारे से फॉर्मूले बने थे M1V1 बराबर M2V2, N1V1 बराबर N2V2। याद है? यही रिलेशन आपको याद रखना था। डाइल्यूशन वाले केस में इस रिलेशन का यूज होता है। N1V1 बराबर N2V2, M1V1 बराबर M2V2, N1V1 बराबर N2V2 और M1V1 बराबर M2V2 और N1V1 बराबर N2V2। ठीक है। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक आशिक आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं क्योंकि तू एक आशिक आवारा। मैं तब तक साथ चलूं तेरे जब तक न कहे कि तू हारा। वाह। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आपको बताया था 1 लीटर H2O2 इसे हम X से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, X होता है आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। 1 लीटर H2O2 जितनी ऑक्सीजन देता है, जितनी लीटर ऑक्सीजन देता है, 1 लीटर H2O2 जितनी ऑक्सीजन देता है, 1 लीटर H2O2 जितनी ऑक्सीजन देता है, उसी को कहा जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, यानी 1 लीटर H2O2 जितनी ऑक्सीजन देता है, उसी को कहा जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब अगर सवाल के अंदर मोलैरिटी दे दे, नॉर्मेलिटी दे दे या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दे दे, तब क्या करें? तब ये करना, ये 3 रिलेशन है, इसको घोट जाओ। मोलैरिटी इनटू में 11.2, नॉर्मेलिटी इनटू में 5.7 और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में 17 इनटू में 5.7। 3 रिलेशन है बच्चों। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है M, ये M है मोलैरिटी। बच्चों राइटिंग मेरी जो है माशा, मतलब जय भगवान जी की राइटिंग है मेरी, तो मैं रिपीट भी करता हूं इसीलिए बहुत बार। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी के टर्म्स में X बराबर M इंटू में 11.2। नॉर्मेलिटी की टर्म्स में होता है X बराबर N इंटू में, ये 7 कहां से आ गया यहाँ पे, X बराबर N इंटू में 5.6 और
स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की टर्म में होता है x बराबर s अपॉन में 17 इंटू में 5.6, x बराबर s अपॉन में 17 इंटू में 5.6। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है कि नहीं ठीक है? बहुत बढ़िया है सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर, क्या बात है, आपने तो पूरा कंसंट्रेशन टर्म को रिवाइज ही करवा दिया। सॉरी, चलो आओ अब और बताता हूं, मतलब आगे बढ़ते हैं। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे। इसके बाद चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है जिसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जिसे कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो लेट अस सपोज यू हैव अ बीकर, और उस बीकर में तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है। तुमने नीचे से टी टेम्परेचर दिया तो ये जो सॉल्यूशन है ये भाप बन के उड़ेगा। कमाल की बात ये है कि जो ये बीकर है ये ओपन बीकर नहीं है, ये क्लोज कंटेनर है, ढका हुआ है ऊपर से। जैसे ही तुमने भाप दिया तो ये तो वेपोराइट हो जाएगा ना, भाप बन के उड़ जाएगा ना, कि नहीं? क्यों भाई, जवाब दे दिया? तो ले सुन फिर, जैसे ही टी टेम्परेचर दोगे तो पानी भाप बन के उड़ेगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। जैसे ही सॉल्यूशन वेपोरेट होगा तो वेपराइजेशन का जो ये प्रोसेस है इसे कहा जाता है वेपराइजेशन। आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेपराइजेशन। उसी दौरान ऊपर जो वेपर जाएगा वो वापस से नीचे आएगा लिक्विड फेज में, यानी वापस से सॉल्यूशन यानी लिक्विड के रूप में वापस। देखो यहां से गैस के रूप में ऊपर जा रहा है तो इसे कहा वेपराइजेशन, ऊपर से लिक्विड के रूप में नीचे वापस आएगा तो इसे कहेंगे कंडेंसेशन। ये दोनों ही प्रोसेस चलेंगे, और जब ये दोनों ही प्रोसेस सेम स्पीड से चलने लगेंगे, जब ये दोनों ही प्रोसेस सेम स्पीड से चलने लगेंगे, यानी जितनी तेजी से पानी भाप बन के ऊपर उड़ रहा है उतनी ही तेजी से जो भाप है वो वापस से पानी में बदल रहा हो, तो इस कंडीशन को कहा जाता है क्या प्यारे बच्चों? इस कंडीशन को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे ये जो वेपर है, ये वेपर है ना, देखो वेपर है, भाप है, चारों तरफ होगी। ये जो वेपर है ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा होगा, इसी प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। इसी पी प्रेशर को जो वेपर लगाते हैं लिक्विड के सरफेस के ऊपर, कब? किसी कांस्टेंट टी टेम्परेचर पे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होता है उस वक्त, किसी कांस्टेंट टी टेम्परेचर पे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होता है उस वक्त जो ये वेपर है, ये वेपर लिक्विड के ऊपर, लिक्विड की सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इसी प्रेशर को कहा जाता है बच्चों वेपर प्रेशर। तो कहा जाता है, डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं, प्यारी से सुंदर सी होगी डेफिनेशन, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure exerted by vapor on the surface of liquid when liquid and its
vapor phase are in equilibrium is called vapor pressure. At constant temperature, at constant temperature, at constant temperature, the pressure exerted by vapor on the surface of liquid when vapor and liquid are in equilibrium is called vapor pressure of solution. ठीक है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लिखूंगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखूंगा। इसके बाद बच्चों बात आती है नेचर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या बात आती है इसके बाद? फैक्टर्स डेफिनेशन लिखवाया था ना यार पिछली क्लास में, ऐसे मत घूरो मुझे। फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर बच्चों आता है नेचर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड आपको दिया गया है उसका नेचर क्या है? तो बच्चों कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा उतना ही कम उस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। Stronger the intermolecular interaction, lesser its vapor pressure। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा जिस किसी भी लिक्विड के अंदर उतना ही लेस, उतना ही कम उसका वेपर प्रेशर होगा। और ये बात आपको समझाई गई थी लास्ट क्लास में कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, यानी हर दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। जितनी तेजी से एक दूसरे को खींचेंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा उन्हें भाप बनकर उड़ाना। जितना मुश्किल होगा भाप बनकर उड़ाना उतना ही कम भाप होगा ऊपर, उतना ही कम वेपर होगा ऊपर। तो यानी जितना कम वेपर होगा उतना ही कम क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। नॉर्मल सी बात है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, और ये तो बहुत ही आसान है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ क्लॉसियस-क्लैपियस इक्वेशन। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पे, इस बात का पता लगाने के लिए
जिस इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों क्लॉसियस क्लैपेरस इक्वेशन। क्लॉसियस क्लैपेरस इक्वेशन। बच्चों इस इक्वेशन के ऊपर कोई सवाल नहीं आता है, हालांकि पिछली क्लास में इक्वेशन बताई थी log P2 अपॉन P1 ये डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 log P2 अपॉन P1 delta H vaporization upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. You will get no question on this equation, so I am not going to write again and again. जहां पे P1 और P2 प्रेशर होते हैं, T1 और T2 टेम्परेचर पे, और डेल्टा H वेपराइजेशन होता है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और डेल्टा H होता क्या है पढ़ेंगे किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। मोर वोलाटाइल लिक्विड मोर इट्स वेपर प्रेशर। ठीक बात है, वोलाटाइल का मतलब होता है भाप बनकर उड़ना। ठीक, वोलेटिलिटी का मतलब या वोलाटाइल शब्द का मतलब होता है बच्चों भाप बनकर उड़ना। तो जो लिक्विड जितना ज्यादा वोलाटाइल होगा वो उतनी ही आसानी से भाप बनकर उड़ जाएगा। ठीक, जो लिक्विड जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा वो उतनी ही आसानी से भाप बनकर उड़ जाएगा। तो जितना ज्यादा वोलाटाइल लिक्विड उतनी आसानी से वो भाप बनकर उड़ेगा, उतनी ही ज्यादा भाप होगी ऊपर की तरफ, उतना ही ज्यादा वेपर होगा, मतलब जितनी ज्यादा भाप होगी मतलब उतना ही ज्यादा वेपर होगा, और उतना ही ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वीपी और बीपी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वीपी और बीपी आपस में होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर एक चीज को तुम बढ़ाओगे तो दूसरी चीज अपने आप घटेगी। अगर एक चीज को बढ़ाओगे प्यारे बच्चों तो जो दूसरी चीज है वो अपने आप घटेगी। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपोरेट करना स्टार्ट करता है। द टेम्परेचर एट विच वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड स्टार्ट्स इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं ये कहता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का ज्यादा है, अगर मैं ये कहता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो लिक्विड का ज्यादा है, क्या कह दिया मैंने, क्या कह दिया मैंने, कहा कि ये मान लो अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड का है ज्यादा, क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब उसको भाप बन के उड़ाने में उतना ही ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। उसको भाप बन के उड़ाने के लिए हमें जितना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी वो उतनी ही मुश्किल से भाप बन के उड़ेगा। जितनी मुश्किल से भाप बनकर उड़ेगा उतना ही कम भाप होगा ऊपर की तरफ। जितनी मुश्किल से भाप बनकर उड़ेगा प्यारे बच्चों उतना ही कम भाप होगा ऊपर की तरफ। जितना कम भाप होगा, जितना कम वेपर होगा, उतना ही कम उसका वेपर प्रेशर होगा। सिंपल सी बात है, कोई बहुत टफ बात तो है नहीं। अरे सर कौन सी बात बहुत टफ होती है आपके लिए, हमारे लिए तो हो जाती है ना बेटा। वैसे तो ये बहुत ही चुटपुटिया बात है, ये तो नहीं बोलना चाहिए तुम्हें कि टफ लग रही है। सर अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो सारी बातें हमें चुटपुटिया ही लगी हैं, बहुत आसान लगी है। तो बेटा यही मेरा पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, इसको ही आपको फॉलो करना है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा, चलना तो आपको ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब टॉपिक जो आने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम एक लॉ पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है राउल्ट्स लॉ।
सर आप बायो भी पढ़ाओगे? हाँ बच्चों, बायो भी पढ़ाऊंगा। और सर आप कह रहे थे मैथ भी पढ़ाओगे? बिल्कुल, मैं मैथ भी पढ़ाऊंगा। अरे भाई ये सर कैसी बात कर रहे हैं, मैथ भी पढ़ाएंगे बायो भी पढ़ाएंगे? बेटा आपस में गुनगुन गुनगुन मत करो, गुनगुन मुझे क्लास में बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो ये बात है कि एक्चुअली मैथ भी मैं ही पढ़ाऊंगा और बायो भी मैं ही पढ़ाऊंगा। इसका रीजन ये है क्योंकि 11th 12th में जब मैंने 11th 12th करी है तो आई हैव मैथ एंड आई हैव बायोलॉजी बोथ, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट मैं एक मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ। 10th क्लास में मेरे मैथ में आए थे 93 मार्क्स। तो देखो उस साल हुआ क्या था, उस साल न्यूज आई थी कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है, खबर आई थी, बहुत न्यूज वगैरह में आया था। ये भी हुआ था कि पेपर कैंसिल हो जाएगा 10th का, एंड आई विश कि कैंसिल हो जाए, क्योंकि वो कैंसिल अगर नहीं हुआ ना बच्चों, तो जिन भी बच्चों के मेहनत से जो जिन बच्चों के आए हैं हायर मार्क्स, उनके नंबर पे प्रश्न चिन्ह हो जाता, ठीक। और बच्चों के लिए उनका सब कुछ नंबर ही होता है एक तरह से देखा जाए। वैसे यार देखो, टेंशन मत लो, ठीक है, नंबर किसी का कम आता है किसी का ज्यादा आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ के ऊपर कि तुम साइंस लेके पढ़ रहे हो, बायो लेके पढ़ रहे हो, आर्ट्स लेके पढ़ रहे हो, नेवर, नो इफेक्ट। लास्ट में तुम यही देखोगे कि कमाना है और दो ही रोटी खानी भी है, ठीक, ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। सुनो, तो क्या बता रहा था कि हाँ 10th में मेरे आए थे 93 मार्क्स आए थे बच्चों। तब तुम कहोगे सर हो सकता है आपको पेपर मिल गया हो, तो चलो ठीक है। आई प्रूव्ड माई सेल्फ इन 12th में भी मेरे 87 नंबर आए थे बच्चों, ठीक, 87 मतलब लगभग 90 नंबर मेरे 12th में भी आए थे, और लगभग 90 नंबर मेरे 10th में भी आए थे। जबकि 11th 12th की मैथ जो होती है वो होती है, वो एक रील चल रहा होगा, आई लव ए फ्लावर एंड सिट फॉर आवर। तो अगर 10th की मैथ ये है, मतलब आई लव फॉर फ्लावर एंड सिट फॉर आवर वाला, तो 12th की मैथ है आपकी वो जो दूसरी रील चल रही है, वो एक रशियन सॉन्ग बजता है जो, जिसमें आई आला टाला ऐसे करके गाना है ना। हाँ, तो दूसरा 11th 12th की मैथ इज वेरी, देखो बहुत आसान है, बहुत मजेदार मैथ है यार। 11th 12th की मैथ मुश्किल थोड़ी है, लेकिन बहुत मजेदार है। और 11th की मैथ में तो एक मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर आता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बाय गॉड व्हाट अ चैप्टर, आई लव दैट चैप्टर। स्टार्टिंग में मेरे को सबसे टफ लगता था वो, मैथ में जितने भी चैप्टर थे मुझे सबसे टफ लगता था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब मुझे लगा था कि यार शायद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में नहीं कर पाऊंगा और इस चैप्टर को मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन एंड ऑफ द ईयर आते आते वो चैप्टर मुझे इतना पसंद आया ना बच्चों, क्योंकि मैंने देखो कभी छोड़ा नहीं, मैंने कभी उस चैप्टर को छोड़ा ही नहीं, मैं हमेशा सॉल्व करता था उसके क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाता था, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगाता था। अच्छा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या है कि आप एनसीईआरटी के जितने भी, अच्छा आपको तो मैं क्यों ही बता रहा हूँ, लेकिन देखो होता क्या है ना उसमें, देखो जैसे ऐसे कोई चैप्टर तुम्हारा भी आ सकता है 11th 12th में, आप जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मान लो कोई ऐसा चैप्टर आ गया, तो मैंने क्या किया था ना बच्चों, छोड़ा नहीं था उस चैप्टर को, मैं बार बार सवाल उसके लगाता था, सेम सवाल बार बार लगाता था, नए नए सवाल हर बार नहीं। अ ग्रुप ऑफ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए थे, चाहे एग्जांपल्स हो, चाहे एक्सरसाइज के एग्जांपल हो, चाहे मिसलेनियस हो, उन तीनों ही पोर्शन के क्वेश्चंस को मैं बार बार मैंने साल के एंड तक लगाया। फिर जब जनवरी आया ना और मैंने रिफ्रेशर खोली, तो रिफ्रेशर को सॉल्व करने में मुझे इतना मजा आया, उस चैप्टर के इतना मजा आया, सारी चीजें यहाँ सेट थी, सवाल पढ़ता था, सवाल तो अलग ही होता है, लेकिन वो सॉल्व कैसे होगा ना, वो सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर छप जाता था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज टफ लगे तो उसे छोड़नी नहीं है। और लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की, और अगर गैसेस की बात हो रही हो, लिक्विड की बात अगर हो रही होगी, तो हम एक लॉ पढ़ते हैं, वेयर इज द मार्कर इन माय पॉकेट्स। तो जब भी हम लिक्विड की बात करते हैं बच्चों, जब भी हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हमें एक लॉ पढ़ाया जाता है, राउल्ट्स लॉ। क्या पढ़ाया जाता है? राउल्ट्स लॉ। मान लो तुम्हारे पास एक बीकर है, अरे सर इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है ए,
मान लो तुम्हारे पास एक बीकर है जिसके अंदर एक ए लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। अब इस देखो इसके अंदर प्योर ए भरा हुआ है, क्या है, क्या भरा हुआ है, प्योर ए। आपके पास कोई बीकर है जिसके अंदर केवल और केवल एक ही तरह का लिक्विड भरा हुआ है जो कि है ए। अब ये लिक्विड, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है ना, जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, पी नॉट ए। जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है पी नॉट ए। ऊपर जो छोटा सा गोला लगाया है ना, छोटा सा गोला आपको ऊपर दिख रहा होगा, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों नॉट, ठीक। और नॉट कहीं ना कहीं प्योरिटी की कंडीशन को शो करता है कि कोई चीज जो दी गई है, जिसकी बात हो रही है, वो प्योर है, प्योर है, प्योर है। तो पी नॉट ए का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, इसे कहते हैं क्या, पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। तो मैंने आपको कहा बच्चों कि हमने एक बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है ए। ठीक है, इस लिक्विड के वेपर का जो प्रेशर होगा उसे कहेंगे पी नॉट ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ठीक इसी तरह से एक और बीकर आपने ले रखा है, इसके अंदर भी एक लिक्विड आपने भरा हुआ है। मान लो इसके अंदर जो लिक्विड भरा है वो है बी, और इसका भी जो, इस लिक्विड का भी जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा आपका क्या, पी नॉट बी, पी नॉट बी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। आपने दो लिक्विड लिए ए और बी, दोनों ही लिक्विड सेपरेट सेपरेट बीकर के अंदर हैं और सेपरेट है, यानी प्योर फॉर्म में है, मिलाया नहीं है अभी। दोनों ही लिक्विड कैसे हैं, प्योर फॉर्म में है। यहां पे है प्योर फॉर्म में है आपका ए और यहां पे है प्योर फॉर्म में आपका बी, ठीक है। मैंने इन दोनों को मिलाया, मिला के कुछ ऐसा बनाया जिसमें ए भी है और बी भी है। मैंने इन दोनों को मिलाया, मिला के कुछ ऐसा बनाया जिसमें ए भी है बी भी है। अब यहाँ पे ए की वजह से जो प्रेशर लगेगा बच्चों, उसे गलती से भी पी नॉट ए मत बोल देना। नॉट तब लगता है जब कहीं ना कहीं प्योरिटी की बात हो रही होती है। यहाँ तो मिक्सचर है, ए प्योर फॉर्म में थोड़ी है, तो यहाँ पे ए की वजह से जो प्रेशर लगेगा उसे कहेंगे पी ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए। जब भी केवल ए प्रेजेंट होगा बीकर के अंदर, तब उस ए की वजह से जो वेपर प्रेशर लगेगा उसे कहेंगे पी नॉट ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। लेकिन जब मिक्सचर की बात करेंगे जिसके अंदर ए और ए के अलावा भी और कुछ है, तो वहां पे पी नॉट ए नहीं कहते हैं, वहां कहते हैं पी ए। पी ए होता है वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक इसी तरह से बी की वजह से जो वेपर प्रेशर लगेगा इसे कहेंगे आपका पीबी, क्या कहेंगे, पीबी। और अगर आपसे कहे कि टोटल वेपर प्रेशर बताओ, ये जो सॉल्यूशन बना है इसका टोटल पीएस बताओ, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनाओ, बताओ पीएस बताओ, तो सिंपल है, पीएस होगा आपका पीए प्लस पीबी। पीएस होगा आपका पीए प्लस पीबी।
पीए पीएस होगा आपका पीए प्लस पीबी। ठीक है सर, ये 3 बीकर आपने बना के बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। लेकिन मुझे ये बताओ कि मैंने ये पढ़ा क्यों है भाई? ए भाई बताना, ये सर क्या पढ़ा रहे हैं? 3-3 बीकर बना दिया है, 3-3 डब्बे बना दिए हैं, एक डब्बे के अंदर प्योर ए ले लिया है और कह रहे हैं कि अगर जब प्योर ए होगा तो उस ए की वजह से जो वेपर प्रेशर लगेगा उसे कहना पी नॉट ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। अगर प्योर बी होगा तो उस बी की वजह से जो वेपर प्रेशर लगेगा उसे कहना पी नॉट बी। अरे सर ये पढ़ा क्या रहे हैं हमारे सर? बातचीत नहीं, यहां देखो। तो बच्चों ये चीजें समझ आई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है देखो। राउल्ट्स चाचा क्या बोलते हैं? चचा, अरे ओ चाचा क्या बोलते हो? अरे ओ चाचा, आगे नहीं बताओ बेटा, मर्यादा को भंग नहीं करते हैं। चलो, तो भाई राउल्ट्स लॉ कहता है कि जो वेपर प्रेशर ए की वजह से होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, देखो यहाँ बात होगी, अब इसके अंदर बात होगी, सॉल्यूशन के अंदर यहाँ बात होगी, यहाँ इस तरफ बात करेंगे, इस तरफ सुनो। कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए जो होता है ना सॉल्यूशन में, वो प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। एकदम सही बात है बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। ये देखो, इसमें कुछ गलत है क्या? सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा ए होगा, ए की वजह से लगने वाला वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। सर ये तो कॉमन सेंस की बात है। सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा बी होगा, सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा बी होगा, बी की वजह से लगने वाला वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। सर ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो बेटा यही तो लिखा है, जितना ज्यादा ए होगा सॉल्यूशन के अंदर, उतना ही ज्यादा ए की वजह से लगने वाला वेपर प्रेशर होगा। मजा आ गया सर। तू बेटा कमेंट्री बहुत पास कर रहा है, तुझसे पूछा मजा आया कि नहीं आया? शांति से बैठ और देख। यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट होगा आपका यहाँ पे पी नॉट ए। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसे कहा जाता है पी नॉट ए। सर ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। अरे सर मैंने इसे कहीं देखा था सर, ये कहीं देखा देखा लग रहा है। ओए बात मत करो बेटा, नींद में मत जाओ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। बिल्कुल पी नॉट ए देखा देखा लगेगा आपको, क्योंकि अभी पढ़ाया है कि पी नॉट ए होता है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। पी नॉट ए आपका होता है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। तो पी ए हो गया आपका पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट ए इसे काई पढ़ते हैं वैसे तो, ये तो मोल फ्रैक्शन होता है, लेकिन बोलते हैं कि पी ए होता है पी नॉट ए एक्स ए। पी ए इज टू पी नॉट ए एक्स ए। एक्स है जो ये एक्स लिखा है, ये काई है, पढ़ाया था ना मोल फ्रैक्शन, अभी रिवाइज भी करवा के आ रहा हूं यार, ऐसा मत करो। पी ए होता है पी नॉट ए एक्स ए। इसी तरह से जो पीबी है, बी की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काई बी के। भाई जितना ज्यादा बी होगा उतना ज्यादा उसकी वजह से लगने वाला वेपर प्रेशर होगा, जितना ज्यादा बी होगा उतना ही ज्यादा उसकी वजह से लगने वाला वेपर प्रेशर होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। जितना ज्यादा बी होगा उतना ज्यादा बी की वजह से लगने वाला वेपर प्रेशर होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे कहते हैं पी नॉट बी। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है वैसे ही यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे कहते हैं पी नॉट बी, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या? पी नॉट बी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। यही है आपका राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है कि भाई जिस भी कंपोनेंट की वजह से लगने वाला वेपर प्रेशर तुम देख रहे हो, उसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के इन दी सॉल्यूशन। यानी उस सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा वो प्रेजेंट होगा
उतना ही ज्यादा उसकी वजह से लगने वाला वेपर प्रेशर होगा। उतना ही ज्यादा उसकी वजह से लगने वाला क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। अब कई किताबों में इसे पीए लिखते हैं या इसे पी डैश ए लिख देते हैं। कई किताबों में इसे पी भी लिखते हैं, इसे पी डैश बी लिख देते हैं। तो चाहे डैश लगा हुआ हो, चाहे डैश लगा हुआ हो या सिंपल लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये देखो, जब प्योर की बात होगी ना तो नॉट जरूर लगा होगा, जरूर लगा होगा, जरूर लगा होगा। जब भी प्योर फॉर्म की बात करेगा तो अवश्य ही वो नॉट लगाएगा। तो आप समझ जाओगे कि वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। तो सर हम क्या करें? हम डैश लगाए कि ना लगाए? तो लगा लो बेटा, अभी बोर्ड पे लगा हुआ है तो हम अब ऐसे ही पढ़ेंगे, इसको लगा लो। ठीक। सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर पूछता है तो पीएस होता है पी डैश ए प्लस पी डैश बी। सोल्यूशन का पूछेगा तो पी डैश ए प्लस पी डैश बी, जहां पे पी डैश ए यानी ए की वजह से जो वेपर प्रेशर है, सर क्या याद करें? ये याद कर लेना बेटा। ठीक। तो देखो पी डैश ए की वैल्यू है पी नॉट ए एक्स से, पुट कर दो, पुट कर दो। पी डैश बी की वैल्यू है पी नॉट बी एक्स बी। अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है प्यारे बच्चों? आई थिंक लेक्चर बहुत अच्छा खासा नहीं, 1 घंटे 16 मिनट ही हुए यार। तो अभी तो मैं तुम्हें 3-4 घंटे और पढ़ाने वाला हूँ। जितनी ज्यादा बात करोगे और जितना ज्यादा मैंने देखा कि तुम इनडिसिप्लिन हो क्लास के अंदर, एक भी बच्चा जितना ज्यादा इनडिसिप्लिन मुझे दिखेगा, मैं उतनी देर क्लास को एक्सटेंड करता जाऊंगा, उतनी देर मैं पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल एकदम फोकस होके पढ़ो। ठीक। मुझे देखना चाहिए कि यार ये लड़का तो एकदम फोकस होके पढ़ रहा है, उतनी ही जल्दी तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। तो ये बातें आपको समझ आई? जी सर, समझ गए। तो क्या आगे बढ़े? बिल्कुल आगे बढ़िए। तो प्यारे बच्चों, पी नॉट ए का, पी नॉट ए का, ए का वट ए का, हाँ। तो पी नॉट ए का मतलब होता है, पी नॉट ए का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, और पी नॉट बी का मतलब होता है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। और अगर आपसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछे, अगर आपसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछे तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि पीएस होता है पी डैश ए प्लस पी डैश बी। पी डैश ए प्लस पी डैश बी। सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर आपसे पूछता है तो आप बहुत आसानी से बता दोगे प्यारे बच्चों कि पीएस होता है पी डैश ए प्लस पी डैश बी। पी डैश ए, क्या ए? बदतमीजी नहीं। पीएस होता है पी डैश ए प्लस पी डैश बी। ठीक है? ठीक है सर, समझ गए, आगे बताओ। और अगर इसे एक्सपैंड करके लिखूंगा तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा दिखेगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सर कुछ खास तो मुझे नहीं लगता है आप इसमें किए हो। अब बेसिकली पी डैश ए की जगह आपने पी नॉट ए एक्स ए लिख दिया है, और पी डैश बी की जगह आपने पी नॉट बी एक्स बी लिख दिया है। ए दोस्त, तुझे कहा ना गुनगुना मत आपस में दोस्तों के साथ, यहाँ ध्यान देके पढ़ो। तो अगर आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखते हो तो आप लिखोगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और यहाँ मैंने कुछ खास किया नहीं है, मैंने पी डैश ए की जगह पी नॉट ए एक्स ए लिख दिया है और पी डैश बी की जगह पे पी नॉट बी एक्स बी लिख दिया है।
तुमको बताया था कि सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन, sum of mole fraction of all components in a solution, क्या sum of mole fraction of all components in a solution, sum of mole fraction of all components in a solution, sum of mole fraction of all components in a solution, यानी काई ए प्लस काई बी बराबर होता है 1 के। तो अगर मैं यहां से काई ए की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और बेटा जब यहाँ पे काई ए की जगह पे इसको पुट करोगे ना, जब यहाँ पे काई ए की जगह पे इसको पुट करोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। सर करके दिखाओ। नहीं करके नहीं दिखाऊंगा मैं, अपने आप करना ही है, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, वैसे भी बहुत डिटेल में चीजों को मैं जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सिंपल सा है, मैथमेटिक्स है यार, ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है वो मैं बोर्ड पे लिखना नहीं पसंद करता हूँ। इन दी एंड आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, डेरिवेशन का कुछ महत्व नहीं है, इस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जब मैं यहाँ पे काई ए की वैल्यू निकाल के 1 माइनस एक्स बी पुट करूंगा ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मूला आएगा, यानी पी एस बराबर होगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट ए पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक्स बी का फॉर्मूला निकालू, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला निकालू तो ये होगा, वैल्यू निकालू तो ये होगा 1 माइनस एक्स ए 1 माइनस एक्स ए, ठीक। और जब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दूंगा तो बच्चों यहां से पीएस का फॉर्मूला आपके पास बनेगा पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बने हैं, इनको याद कर लो, क्योंकि इन दी एंड सवाल में बस इस फॉर्मूले को ही अप्लाई करना है। हर एक टर्म का मतलब आप जानते हो कि यह है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यह है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, यह है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, और यह है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिसको निकालना अभी मैं आपको सिखा के आया हूं कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल लिखो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल से। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल लिखो प्यारे बच्चों, और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल से। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल लिखो, एक बार फिर मेरे साथ बोलो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल लिखो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल से, ठीक है। चलो आगे पढ़ाता हूं। अरे सर प्लीज बस करो, जान ले लोगे क्या बच्चों की? क्या बेटा फोकस होके यहाँ पे पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। पी एस बराबर पी डैश ए प्लस पी डैश बी, पी एस बराबर पी डैश ए प्लस पी डैश बी, या पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। मान लो जब x के मोल फ्रैक्शन हो जाए कितना, जब x का मोल हो जाए 0, मोल फ्रैक्शन हो जाए 0, तो b का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? आप सभी जानते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स यानी
एक्स ए प्लस एक्स बी होता है 1। मैंने कहा ए अगर 0 है तो बी कितना होगा, बी 1 होगा। ठीक, जब बी 1 है 1 होगा। ठीक है, ये बात ठीक है। इसके अलावा जब एक्स ए 1 हो जाए, ये 1 है, इसका मतलब ये 0 होगा। भाई इसका 0 होने का मतलब है सॉल्यूशन के अंदर ए है ही नहीं, तो इसका मतलब बी ही है जो है। 1 का मतलब बी ही है सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ। जब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ बी है, जब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ बी है तो जो वेपर प्रेशर वहां पे लगेगा उसे क्या कहोगे, उसे कहोगे पी नॉट पी। भाई क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ बी है ना, जब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ बी है तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर लगेगा उस सॉल्यूशन की वजह से, इसको सॉल्यूशन बोल भी कर क्यों रहे हो, सॉल्यूशन का मतलब दो या दो से अधिक चीजों के मिलकर जो बनता है, यहाँ पे तो सिर्फ बी ही है। तो जब सॉल्यूशन में सिर्फ बी ही है तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर लगेगा उसे कहेंगे पी नॉट बी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। ठीक, यहां से जब सॉल्यूशन में ए ही है तो ए ही है सॉल्यूशन में, तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर लगेगा उसे कहेंगे पी नॉट ए। अब एक ग्राफ बनता है ऐसा, एक ग्राफ बनता है ऐसा। मान लो यहाँ पे आपके पास सिर्फ ए है और बी है 0। ठीक, जब सिर्फ ए है उस वक्त जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा आप सभी जानते हैं पी नॉट ए। जब सिर्फ ए है तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसे कहेंगे पी नॉट ए। ठीक, यहाँ पे ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, यानी सॉल्यूशन के अंदर कितना ए है और कितना बी है यहाँ ले रहे हैं, और उनकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ ले रहे हैं। ठीक, अब देखो यहां मानो कि सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ बी है, इसका मतलब ए कितना है, 0। यहां इस पॉइंट पे मानो कि सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ बी है। ठीक, इस पॉइंट पे जब सिर्फ बी है तो ए कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की वजह से जो वेपर प्रेशर लगेगा, क्योंकि सिर्फ बी ही है, तो बी जब प्योर फॉर्म में है तो जो वेपर प्रेशर लगाता है उसे कहते हैं पी नॉट बी। क्या कहते हैं, पी नॉट बी। अब ये ग्राफ बनता कैसे है, काटा मार दो बच्चों, काटा मार दो, काटा मार दो, काटा मार दो। ये 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 ठीक, ऐसा ग्राफ बनता है। ये है आपका P डैश ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। ये है आपका P डैश पी, पी नॉट पी एक्स पी। सर आपने ए की वजह से जो प्रेशर था वो उसका ग्राफ बता दिया, बी की वजह से जो प्रेशर था उसका भी ग्राफ बता दिया। अब ये भी तो बताओ, ये भी बताओ कि सॉल्यूशन का ग्राफ कहाँ है। सॉल्यूशन का ग्राफ ये रहा, देखो ये जो ग्राफ बनाया है ये वाला डॉटेड में, ये है तुम्हारा पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। आई होप यार, अरे नहीं लाइट ऑन है, माइक ऑन है, रिकॉर्डिंग भी अच्छी हो रही है, मैंने देखा है बच्चों, मुझे नहीं लगता है कोई फॉल्ट होगा यार। प्लीज भगवान जी कुछ फॉल्ट वगैरह मत देना वरना दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। हाँ तो ये है आपका सॉल्यूशन का ग्राफ, पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स पी। ये ग्राफ बनता है बच्चों, बहुत सिंपल सा ग्राफ है, समझा दिया है। अब अगर दोबारा समझना हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा देख सकते हो। अरे सर कोई जरूरत ही नहीं है, अगली क्लास में मैं जानता हूँ ना आप दोबारा पढ़ाओगे। तुम फिर से बेटा गुनगुना रहे हो, देखो ऐसे समझ नहीं आएगा ना। फोकस सारा जो है यहाँ सामने होना चाहिए, गुनगुनाओ नहीं, सामने रखो सारा फोकस। ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक ये ग्राफ बनता है। और क्या करें अब, आगे बढ़ाया जाए। सर एक बात बताओ, ये लाइन ऊपर नीचे क्यों है। ए के द्वारा जो मैक्सिमम प्रेशर है वो ज्यादा है और बी के द्वारा जो मैक्सिमम प्रेशर है वो कम है, तो बेटा मैंने माना है कि ए जो है ना वो मोर वोलाटाइल है। सर पहले क्यों नहीं बताया बेटा, लास्ट में ही बताता ना, ग्राफ बताता बना देता, इसके बाद ही तो बताता कि देखो ए जब प्योर फॉर्म में है तो वो जो मैक्सिमम जो प्रेशर लगा रहा है वो है ज्यादा, और कहीं ना कहीं उसकी तुलना में जो बी है वो कम लगा रहा है। ऐसा क्यों है,
क्योंकि ए मोर वोलाटाइल है देन बी। बी की तुलना में जो तुम्हारे पास ए है वो ज्यादा वोलाटाइल है। और आज के लिए इतना ही। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर द छुट्टी। अब बच्चों देखो, ये बात मैं आपको बताऊं, पता नहीं ये वीडियो मैं कब जो है यूट्यूब पे पब्लिक करूंगा, लेकिन मैं कल जा रहा हूं हरिद्वार। ठीक है। अरे सर कितने दिन के लिए जा रहे हो? बेटा लगभग आप मानो 15 दिन के लिए मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। मेरी नानी जी की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, एज हो गई है उनकी, तो एज की वजह से होने वाली जो समस्याएं हैं, जो जॉइंट्स में पेन होता है, कमर की जो वर्टेब्रल कॉलम है, बेसिकली जो लंबर वर्टेब्री है हमारी नीचे की तरफ, इसे लंबर वर्टेब्री कहते हैं। ये होती है सर्वाइकल वर्टेब्री, ये होती है थोरेसिक, ये होती है लंबर, फिर होती है पूंछ वाली कॉकेक्स, सैक्रम, फिर होती है सैक्रम, और फिर पूंछ वाली होती है आपकी कॉकेक्स। तो कहीं ना कहीं जो कमर के पास ये वाली जो चीज होती है नानी जी की, वहां पे बहुत एक्सट्रीम पेन रहता है। बहुत इलाज करवाया गया है उनका, बहुत जगह दिखाया गया है, काफी पैसे भी लग गए हैं अभी तक, बट अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे कि हरिद्वार में एक हॉस्पिटल है, पतंजलि पतंजलि वेलनेस सेंटर, ऐसे एक हॉस्पिटल है। तो हमें रिकमेंड किया गया है कि आप एक बार वहां जाइए। तो मान लीजिए आप में से कोई और भी जाना चाहता है, तो मैं अभी जो है खर्चा बताता हूँ, बाकी चीजें वहां से आने के बाद आपको बताऊंगा। खर्चा करीब करीब पेशेंट का लगता है वहां पे 5000 रुपीज पर डे, 5000 रुपए पर डे बच्चों, सिर्फ पेशेंट का लगेगा। ठीक है। बाकी मैंने ऑनलाइन देखा है उसके रूम वगैरह, क्योंकि देखो पहली बार ही जा रहा हूँ, कुछ अंदाजा तो है नहीं। मैं जा रहा हूँ, मेरी नानी जा रही है, नानी का लगेगा 5000 पर डे, मेरा 1500 रुपये अलग से लगेगा। बाकी रूम वगैरह मैंने देखा है ऑनलाइन, ठीक ठाक रहता है, ठीक ठाक रहता है, ठीक ठाक कमरा रहता है, वॉशरूम बाथरूम भी ठीक ठाक रहता है, अपना सेपरेट मिलता है सब कुछ। ऑब्वियस सी बात है 5000। अब देखो जब मैंने उनके पास फोन किया था ना, मैंने कहा कि बताओ वॉशरूम और बाथरूम जो है वो सेपरेट रहेगा कि कॉमन रहेगा? अब इन जनरल सभी पूछते हैं यार, क्योंकि ऐसी जगहों पे सेपरेट देते नहीं है। मुझे तो लगा धर्मशाला टाइप होगा। 5000 भले ही ले रहा है, मैंने 8-8 10-10 हजार में देखा है वो लोग कॉमन दे देते हैं, सेपरेट नहीं होता है। मैंने भाई पूछ लिया कि बता दे भाई जो है तेरे पास हिसाब किताब, वरना अपना एक होटल जो बुक कर लेंगे। तो वो रिसेप्शनिस्ट एटीट्यूड में बैठी हुई थी। भाई क्या एटीट्यूड है तुम्हारा, काम है बताना। तो मैंने उसे फिर डांट दिया भाई, मैंने कहा सुन ऐसा है, टीचर हूँ, डांटना तो मुझे आता ही है। तो बेटा ये बात है, तो मैं 15 दिन वहां रहूंगा, देखते हैं, थोड़ा घूमने फिरने का भी टाइम मिलेगा, घूमेंगे फिरेंगे भी, आपको भी घुमाएंगे फिराएंगे। सो अभी के लिए मेरे प्यारे झुंझुनों और मेरी प्यारी झुंझुनियों, झुंझुनिया तो मेरी बहुत ज्यादा, दे आर वेरी सो वेरी वेरी थैंक यू। देखो मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन है, मैं आपको एक बार फिर से वो सारी चीजें रिपीट कर देता हूँ कि बेटा यहाँ पे मैं जितना पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री में बस उतना ही आएगा। ऑर्गेनिक में तो मैं ऐसा बता दूंगा कि कुछ भी आ जाए, जो ट्रिक मैं पहले लेक्चर में तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, ऑर्गेनिक का पहला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पहले ही लेक्चर में बताई जाएंगी। सर आप इनऑर्गेनिक भी पढ़ाओगे? नहीं, मैं इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक के लिए कोई और आपको पढ़ाएगा। फिर बायो बायो सब देखो, बायो बायो तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा ना कि तुम कहोगे कि अरे सर पढ़ाया तो पूरा ही पढ़ा दिया। इसके बाद मैथमेटिक्स तो यार लास्ट में स्टार्ट करूंगा, मैथ्स मेरे को खुद पढ़े काफी टाइम हो गया है, लेकिन मैथ्स क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। सर आपके 12th में बायो में कितने थे? 80। मेरे बायो में 80 थे 12th में। 10th में बायो जैसा कुछ नहीं था। 10th में साइंस होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक ही में होता है। कितना था तब भी आपका? उसमें मेरा 70 था या 72 नंबर था मेरा साइंस में। अरे सर बायो क्यों ले लिए? मैथ वाले थे, आप आईआईटी करते हैं बेटा, वही तो लाइफ कब किसे कहाँ ले जाए कौन ही जानता है, मैं भी नहीं जानता था। और मैं अभी जो कर रहा हूँ ना बेसिकली, ये भी मेरा कुछ प्लान नहीं था बेटा, बट द थिंग इज यू हैव टू फाइट 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 फाइट। चैलेंजेस मेरे पास भी बहुत है, रीजन मेरे पास भी बहुत है दुखी रहने के, लेकिन खुश रहने का मेरे पास सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ हटके करना चाहता हूँ।
वही एक रीज़न है, वही मेरे को मोटिवेट करता है और मेरे अंदर आग देता है कि मैं मेहनत करता रहूँ। आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी एक बात ज़रूर होगी, उसको पहचानो, मेहनत करो, लगे रहो, आप सफल ज़रूर होगे। थैंक यू।